नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने YouTube चैनल सुरांगनी पर। आज हम क्लास 2 में UGC नेट और संगीत प्रतियोगिता के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज मैं आपके लिए 20 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाई हूँ जो UGC नेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि आपको सिर्फ आम या ऊपर के सवाल ना कराकर डायरेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक डीपली पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहला सवाल शुरू करते हैं। सामगान के कितने विभाग अंग माने गए हैं? सामगान के कितने विभाग या अंग माने गए हैं? 5, 3, 2, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 5। सामवेद की गायन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए शास्त्रकारों ने इसके मुख्य रूप 5 भाग या अंग निर्धारित किए हैं। पहला है प्रस्ताव। यह प्रारंभिक भाग है जिसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक द्वारा हुंकार के साथ प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामवेद, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा है उद्गीत। यह सामगान का मुख्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जिसका गायन उद्दाता नामक मुख्य गायक ओंकार के साथ उच्चारण के साथ करता है। थर्ड है प्रतिहार। यह मध्य का भाग है जिसे प्रतिहर्ता द्वारा गाया जाता है। इसमें मंत्र के पदों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका उपद्रव। यह निधन से ठीक पहले का अंग है जिसे पुनः उद्दाता द्वारा गाया जाता है। फिफ्थ है निधन। यह गान का अंतिम अथवा समापन अंग है जिसे तीनों गायक प्रस्तोता, उद्दाता, प्रतिहर्ता मिलकर अथवा यजमान द्वारा गाया जाता है। इसमें स्वाहा या वषट जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। विशेष है, कभी कभी हिंकार और ओंकार को जोड़कर इसमें 7 अंग भी माने जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से भक्ति गान परंपरा में 5 विभाग ही सर्वसम्मत हैं। दोस्तों, इसमें जो हिंकार और ओंकार जोड़ा गया है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अपने क्वेश्चन में ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मुगल सम्राट शाहजहाँ का शासनकाल क्या है? 1628 से 1658 तक, 1628 से 1655 तक, 1650 से 1700 तक या 1620 से 1628 तक। इसका सही उत्तर है 1628 से 1658 तक। मुगल सम्राट शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। शाहजहाँ का काल न केवल स्थापत्य कला, ताजमहल, लाल किला के लिए स्वर्णयुग था, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से भी यह स्वर्णिम अध्याय था। संगीत प्रेम एवं दरबार। शाहजहाँ स्वयं संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे और दैनिक रूप से संगीत सभाओं का आयोजन करते थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनके दरबार में संगीतज्ञ थे 2। इनके दरबार में दिरंग खां, लाल खां, जिसको इन्होंने गुण समुद्र की उपाधि दी थी, गुण समुद्र की, और जगन्नाथ कविराज जैसे मुधर्य संगीत विद्वान अथवा गायक सुशोभित थे। ध्रुपद गायकी का उत्कर्ष इनके काल में ही हुआ था। शाहजहाँ के काल में ध्रुपद शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उनके दरबारी गायक लाल खां, जिनको इन्होंने गुण समुद्र की उपाधि दी थी, तानसेन के दामाद थे, जिन्हें शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सूरदास, जयदेव, शार्ंगदेव, भरत मुनि। दोस्तों, इसका सही आंसर है जयदेव। गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि जयदेव ने की थी। यह ग्रंथ भारतीय संगीत और काव्य कला का अद्भुत संगम माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मधुर प्रेम लीलाओं, विरह और पुनर्मिलन
का 12 सर्गों तथा 24 प्रबंधों में अनुपम वर्णन है। संगीत शास्त्र में महत्व। गीत गोविंद के प्रत्येक पद को विशिष्ट राग और ताल में निबद्ध किया गया है, जैसे राग मालवगौण, गुजरी बसंत, देशाख आदि और ताल रूपक निस्सार आदि। यह प्रबंध गायन शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रभाव। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में इसके पदों के गायन की प्राचीन परंपरा रही है और इसी ग्रंथ ने आगे चलकर अष्टछाप कवियों एवं संकीर्तन परंपरा को अत्यधिक प्रभावित किया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ ने अष्टछाप कवियों एवं संकीर्तन परंपरा को जागृत किया या प्रभावित किया। ठीक है, तो आप इसमें गीत गोविंद लिख सकते हैं, गीत गोविंद ग्रंथ ने, और इसके जो कवि थे वो थे जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगीतज्ञ दिरंग खां किस मुगल बादशाह के दरबार में संबंध थे। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आपका सही आंसर है ग, शाहजहां। दिरंग खां 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ, ध्रुपद गायक तथा वादक थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो दिरंग खां थे वो शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ भी थे, ध्रुपद गायक भी थे और वादक भी थे। नेक्स्ट है, मुगलकालीन संगीत इतिहास ग्रंथों जैसे राग दर्पण और मासिर उल उमरा के अनुसार शाहजहां कला मर्मज्ञ थे और उन्होंने उस काल के सर्वश्रेष्ठ गायकों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। दिरंग खां ने शाहजहां की संगीत सभाओं को अपनी राग प्रस्तुतियों से सुशोभित किया और ध्रुपद शैली की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं कौन है। वेंकटमुखी, शारंगदेव, भरत मुनि, पंडित आहोबल। तो दोस्तों आपका सही आंसर है पंडित आहोबल। संगीत पारिजात की रचना 17वीं शताब्दी लगभग 1665 ईस्वी में पंडित आहोबल द्वारा की गई थी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में यह एक अत्यंत क्रांतिकारी और मील का पत्थर सिद्ध होने वाला ग्रंथ है। ऐतिहासिक उपलब्धि, वीणा के तार पर स्वर स्थापना। आप लोगों ने सुना भी होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा के तार पर स्वर स्थापना या वीणा पर जो पर्दे बांधे थे वो किस ग्रंथकार ने बांधे थे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आहोबल ने संगीत पारिजात में। पंडित आहोबल पहले ऐसे संगीत शास्त्री थे जिन्होंने वीणा के तार की कुल लंबाई 36 इंच को गणितीय विभाजन के आधार पर 29 स्वर, 7 शुद्ध और 22 विकृत। पूछा जाता है कि आहोबल ने कितने स्वर माने, तो 29 स्वर की सटीक स्थिति निर्धारित करके दिखाई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आहोबल क्या थे, तो आहोबल एक संगीत शास्त्री थे। नियम, इन्होंने तार के आधे भाग, तार का आधा भाग इट मीन्स 18 इंच पर मध्यम स्वर और पूरे तार के 3/4 भाग पर पंचम स्वर स्थापित करके स्वर स्थान निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि दी। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का फारसी अनुवाद 1712 ईस्वी में पंडित दीननाथ द्वारा किया गया था, जिससे मध्यकालीन भारत में इसका व्यापक प्रचार हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद कब हुआ और किसने किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपशास्त्रीय गायन शैली टप्पा के आविष्कारक या जनक कौन माने जाते हैं। अमीर खुसरो, शोरी मियाँ, तानसेन, बेजू बावरा। आपका सही आंसर है शोरी मियाँ। शोरी मियाँ इसके जनक माने जाते हैं। टप्पा गायकी के आविष्कारक लखनऊ या पंजाब के प्रसिद्ध संगीतज्ञ गुलाब नबी माने जाते हैं, जो संगीत जगत में शोरी मियाँ के नाम से विख्यात हुए हैं।
तो दोस्तों मैं आपके लिए एक उपनाम की सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें जो भी इसमें कवि या जनक होते हैं उनके उपनाम क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें जैसे कि गुलाब नबी हैं, इनका जो उपनाम है वो शोरी मियाँ के नाम से उसको जाना जाता था। उत्पत्ति व विकास। टप्पा मूल रूप से पंजाब के ऊँट चालकों सांडवानों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों से विकसित हुई। शोरी मियाँ ने इस लोक शैली को परिष्कृत करके शास्त्रीय संगीत का दर्जा प्रदान किया। ठीक है दोस्तों। गायकी की विशेषताएं। टप्पा एक अत्यंत द्रुत, तेज, चंचल और कठिन गायन शैली है। इसमें खटके, मीण, द्रुत तानों की भरमार होती है। सांस पर नियंत्रण और गले की तैयारी इसकी पहली शर्त है। यह प्राय पंजाबी टप्पा ताल या सितार खानी ताल में गाया जाता है। प्रमुख राग हैं इसके। टप्पा मुख्य रूप से खमाज, काफ़ी, भैरवी, झिंझोटी, देश रागों में गाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग अदारंग किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंध थे? राजा मानसिंह तोमर, अकबर, मोहम्मद शाह रंगीले, शाहजहां। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीले। सदारंग और अदारंग 18वीं शताब्दी में दिल्ली के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम देखिए। सदारंग का वास्तविक नाम यानी उपनाम नियमित खां, जो कि तानसेन के वंशज और बीनकार में आते थे, तथा अदारंग का फिरोज़ खां। सदारंग जो थे, सदारंग के भतीजे थे और दामाद थे। ख्याल गायकी का पुनर्जागरण। हालांकि ख्याल शैली पहले से विद्वान थी, परंतु सदारंग अदारंग ने सहस्त्रों द्रुत और विलंबित बंदिशों की रचना करके, इन्होंने ज़्यादातर विलंबित ख्याल गाए थे, सहस्त्र द्रुत और विलंबित बंदिशों की रचना करके इसे राजश्रय दिलाया और भारत भर में लोकप्रिय बनाया। बंदिशों की पहचान। इनकी बंदिशों की अंतिम पंक्ति, तो दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी बंदिशों की अंतिम पंक्ति छाप में सदारंग, मोहम्मद शाह या अदारंग शब्द अवश्य प्राप्त होता है। इनकी रचनाओं ने ध्रुपद के कठोर नियमों से हटकर ख्याल को सुरीला और विविध तानों से परिपूर्ण बनाया है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, राग मियाँ मलार की एक रचना है। राग मियाँ मलार में एक ख्याल है जिसमें इनका नाम शब्द अवश्य प्राप्त होता है। देखिए मैं आपको गा के बताती हूँ एग्जाम्पल। मैं इसका अंतरा आपको गा के बता देती हूँ मियाँ मलार का। उमड़ घुमड़ गिर आई बदरिया, उमड़ घुमड़ गिर आई बदरिया, बरसन लागे सदा रंगीले, बरसन लागे सदा रंगीले, मोहम्मद शाह दामिनी सिकंद चांद मोरा जियरा लागे, बोले रे पपी हरा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संगीत समय चक्र के अनुसार संपूर्ण दिन रात को कितने प्रहरों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 8। इसका सही उत्तर है 4। दिन के 4 तथा रात के 4 प्रहर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों के गायन वादन का समय सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। संपूर्ण 24 घंटे को 8 प्रहरों में बांटा गया है, जिनमें 4 प्रहर दिन के हैं तथा 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। दिन के 4 प्रहर देखिए दोस्तों। प्रथम प्रहर प्रातः 6 से 9, द्वितीय प्रहर
प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक। तृतीय प्रहर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। चतुर्थ प्रहर अपराह्न 3 बजे से सायं 6 बजे तक। रात्रि के 4 प्रहर दोस्तों ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत में संधि प्रकाश काल को कितने मुख्य उप विभागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 8। इसका सही आंसर है दोस्तों 2। दिन और रात के मिलने के समय संधि काल को संगीत शास्त्र में संधि प्रकाश काल कहा गया है। इसे मुख्य रूप से 2 उप विभागों में बांटा गया है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और सायंकालीन संधि प्रकाश राग। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग रात्रि के चौथे पहर और दिन के प्रथम पहर के संधि काल 4 से 7 बजे के मध्य को कहते हैं। इसमें भैरव, रामकली, जोगी या ललित जैसे राग गाए बजाए जाते हैं। समकालीन संधि प्रकाश दिन के चौथे प्रहर और रात्रि के प्रथम प्रहर के संधि काल 4 से 7 शाम के। इस समय पूर्वी, मारवा, मुल्तानी जैसे राग प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके विशेष नियम हैं। इन रागों में प्राय कोमल ऋषभ और कोमल धैवत का प्रयोग मुख्यतः से होता है। कोमल रे और कोमल धा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, रागों के गायन वादन काल के निर्धारण में किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है? अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। मध्यम, पंचम, ऋषभ, षड्ज। दोस्तों इसका सही आंसर है मध्यम। संगीत सिद्धांत में मध्यम स्वर को अर्धदर्शक स्वर मार्ग दिखाने वाला या समय का निर्देशक स्वर माना गया है। कारण क्या है इसका? मध्यम स्वर यह निर्धारित करता है कि कोई राग दिन में गाया जाएगा या रात्रि में, वह पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। शुद्ध मध्यम प्राय दिन के प्रथम पहर में लेकर दोपहर तक तथा रात्रि के उत्तरार्ध में गाए जाने वाले रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम दिन के ढलने, सायंकालीन संधि प्रकाश राग और रात्रि के प्रथम द्वितीय पहर के रागों में तीव्र माँ का प्रयोग बढ़ना शुरू हो जाता है। अतः माँ स्वर दिन और रात के रागों के बीच विभाजन रेखा का कार्य करता है, इसलिए इसे अर्धदर्शक कहा गया है।